हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये है हमारे डेली अपडेट सीरीज का पार्ट 2। एक पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हम 40+ क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स के नाम से बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट आर। ठीक है, तो जो हमारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वो कैसे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है तो वो बताना है। तो ये होते हैं हमारे पॉइंट फंक्शन। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये हमारे पॉइंट फंक्शन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में मेनली दो हमारे फंक्शन होते हैं, एक होता है पॉइंट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट फंक्शन बताता हूँ। तो पॉइंट फंक्शन जो है ये सिस्टम की हर एक स्टेज पर उसकी स्थिति को बताता है। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको डायग्राम से, 1 2। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो रहा है, पॉइंट 1 से लेके 2 के बीच में एक हमारा प्रोसेस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से इसकी हर एक स्टेज पर इसकी स्थिति को बताता है, वो पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, मान ली इस स्टेज पर भी, इस पर भी बताएगा, इस पर भी, इसकी हर एक इसकी स्थिति को बताता है, वो ही हमारा पॉइंट फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ इस वाली स्टेज पर इसका प्रेशर टेम्परेचर कुछ और होगा, नेक्स्ट वाली स्टेज पर प्रेशर टेम्परेचर कुछ और होगा, क्योंकि वो चेंज होता चला जाता है। तो ये सभी इसकी स्थिति को बताते हैं और इन सभी को हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, ना कि उसके पाथ पर। ठीक है, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन डिपेंड करता है उसके पाथ पर। ठीक है, मान ली हमारा सिस्टम 1 से 2 के बीच में ऐसे जाकर 1 2 3 3 और 4, सिस्टम हमारा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ और फिर यहाँ, फिर से आ जाता है। तो इसे एक पूरी थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो हमारा जैसे जो मैं आपको बता दूं, जो पाथ फंक्शन होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि सिस्टम हमारा हमारा किस पाथ से होकर जा रहा है। इसके एग्जांपल में बता दूं आपको, वर्क और हीट जो है हमारे वो पाथ फंक्शन है। हम वर्क में हमेशा देखते हैं कि वर्क हमारा कौन से पाथ से होकर हो रहा है। जैसे क्लोज सिस्टम में बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हमारा मैक्सिमम वर्क मिलता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रोसेस होता है उसमें हमारा मिनिमम वर्क मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि वर्क में हमने पाथ पूछा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो यही है, जो वर्क और हीट है इनमें ये पाथ फंक्शन है और ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, जबकि पॉइंट फंक्शन जो है पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। पॉइंट फंक्शन हमारे मेजरेबल होते हैं, मापे जा सकते हैं। पॉइंट फंक्शन को स्टेट फंक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, और पाथ फंक्शन जो है इसे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, जबकि पॉइंट फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट भी आप नोट कर लें, इस क्वेश्चन के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। ठीक है, तो प्रोसेस का वो सीक्वेंस जो बाद में जिसमें वर्किंग सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, इसके ऑप्शन भी मैं दिखा दूं आपको, ये है इसके ऑप्शन, जिसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन होने के बाद में लास्ट में जो हमारा सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जैसे कि ये है, हम एक यहाँ पे एक पॉइंट पर हैं, यहाँ से यहाँ गया 2 में, फिर 3 पर गया, फिर वो गया 4 पर, और फिर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो ये एक हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 1 से 2 को हम प्रोसेस बोलते हैं, 2 से 3 ये प्रोसेस, ये 3 से 4 प्रोसेस, और 4 से 5 ये सभी प्रोसेस होते हैं, और ये पूरी प्रोसेस मिलकर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश्ड विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल बाय द। ठीक है, तो जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वो किससे विशिष्ट होती है, मतलब कैसे वो पहचानेंगे आप, क्या विशेषता उनकी होती है तीनों अवस्थाओं की। जैसे कि 3 अवस्था होती है पदार्थ की, एक होगी ठोस, एक होगी द्रव और एक होगी गैस। ठीक है, तो उन्हें हम पहचानते हैं करेक्टर ऑफ मोशन, मोशन के करेक्टर से, हम गति के व्यवहार से उन्हें जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गति के व्यवहार से कैसे जानते हैं वो मैं बता दूं। जैसे कि ठोस होता है, तो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं और उन अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे इनमें तो ठोस में तो मोशन होता ही नहीं है। ठीक है, अणुओं के बीच में कोई मोशन नहीं होता है। उसके बाद बात करें हम द्रव के, तो द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें ठोस की अपेक्षा अधिक गतिज ऊर्जा होती है, और उनके जो अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी भी थोड़ी
ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है और इनमें जो है मॉलिक्यूल्स का मोशन हो सकता है। ठीक है, ऐसी गैस का है। ठीक है, गैस का जो है द्रव की तुलना में ज़्यादा यहाँ पे मतलब गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि करेक्टर ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम थ्री स्टेट ऑफ मैटर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो मैं अभी बता चुका हूँ पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन पहले ही क्वेश्चन में आपको डिटेल से। जो हमारे पॉइंट पर डिपेंड करते हैं वो पॉइंट फंक्शन, और जो पॉइंट पर डिपेंड नहीं करते हैं पाथ पर डिपेंड करते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो ऐसा है हीट ट्रांसफर, ये पाथ पर डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इक्विवेलेंट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, आपको इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो सेल्सियस से जब आप फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता दूं आपको। ये देखिए, C इजिकल टू 40 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला होता है C/5 इजिकल टू F-32/9। इसमें आप C की वैल्यू रखेंगे 40 डिग्री, तो 40/5 40/5 इजिकल टू F-32/9 करेंगे तो यहाँ पे F की वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल कर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसी हिसाब से आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, जिसमें दिया गया है टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो वो बोल रहा है विच ऑफ दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसने पूछा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो पहले मैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता दूं, तब आप समझ जाएंगे कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो मेनली हमारी दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो मास या क्वांटिटी चेंज होने पर हमारी जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, मास या क्वांटिटी चेंज होने पर जो हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और जो चेंज नहीं होती है उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप एक छोटे कंटेनर में कुछ लिक्विड लें, एक बड़े में लें, तो टेम्परेचर दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और एंथैल्पी चेंज होगी, टोटल हीट चेंज होगी। ठीक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी भी चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके जो 2 और 3 जो ऑप्शन है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के होंगे। ठीक है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी ये हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद करने के लिए मैं एक फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है VESUK। ठीक है, V से होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए है, एक्सटेंसिव के लिए। ठीक है, V से हो गया वॉल्यूम, E से हो गया इंटरनल एनर्जी, S से हो गया एंट्रोपी, और U हो गया एंथैल्पी, और K हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये सभी जो हैं आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, S से एंट्रोपी है। ठीक है, एंट्रोपी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि स्पेसिफिक एंट्रोपी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों याद रखने हैं, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इससे आप यहीं से आते हैं सारे क्वेश्चन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये 5 जो हैं मेनली आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 कौन से ऑप्शन में, सी वाले में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एयरक्राफ्ट इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट इंजन जो किसका एग्जाम्पल है, ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। कैसे होगा मैं बता दूं, क्योंकि जब इस भी इंजन को हम स्टार्ट करते हैं तो ये ईंधन लेता है। ठीक है, और हीट ट्रांसफर करता है, ईंधन लेता है, हीट ट्रांसफर करता है। तो खुले निकाय में क्या होता है हमारा, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, तो इसलिए एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआरबी जेई में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। पहले मैं बता दूं, ट्रिपल पॉइंट पे हमारी लिक्विड की जो तीनों स्टेज है ना वो कोएग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर मिल जाती हैं ट्रिपल पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है, P प्लस के F इजिकल टू C प्लस के 2। P प्लस के F इजिकल टू C प्लस के 2। ठीक है, P जो है ये कितनी फेज है उसे बताता है, नंबर ऑफ फेज को P F जो बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है। ठीक है, C जो है केमिकल कंपोनेंट को बताता है,
और 2 यहाँ पे ऐड है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे फेज कितनी होगी, ट्रिपल पॉइंट पर हमारी कितनी फेज हो जाती हैं, तो फेज हो जाती है वहां पर 3, क्योंकि लिक्विड, सॉलिड और गैस 3 फेज वहां पर हो जाती है हमारी। तो 3 फेज होगी, केमिकल कंपोनेंट वहां पर एक ही होता है, लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 3 रखोगे, पी की जगह यहाँ पे आप 3 रखो, 3 प्लस के एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह 1 रखोगे प्लस के 2, ठीक है। 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपकी आ जाएगी 0। ये जो तरीका दिया गया है इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस एफ की जगह आप डायरेक्टली 2 रख लें या फिर एफ रख लें, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको जो एक्सटर्नल कंपोनेंट वहां आप मान लिया, आप डायरेक्टली एफ की जगह 2 रख लें, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मेनली फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, पी प्लस के एफ इजकल टू सी प्लस के 2, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आसान है, पी प्लस के एफ इजकल टू सी प्लस के 2 वाला, ये ठीक होता है। 2 इसमें डायरेक्टली है, वहां पे भी रख सकते हो, ये जो मैंने अभी दिखाया था ये भी ठीक है, दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। सी ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टम की पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जितनी भी हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं वो सभी पॉइंट फंक्शन होती हैं, और जो सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं, उसी की उस पॉइंट की स्थिति को वो बताते हैं, उन्हें अपनी पास्ट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, जो पॉइंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है, इसलिए इसे पास्ट हिस्ट्री से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव्स फेज रूल फॉर जनरल सिस्टम इज, ठीक है। तो गिव्स फेज रूल बताना आपको जनरल सिस्टम के लिए, तो ये है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको अभी मैंने ऊपर भी बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया था, पी प्लस के एफ इजकल टू सी प्लस के 2। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पी यहाँ पे नंबर ऑफ फेज है, सी नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, और एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आप ये गिव्स फेज रूल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट एट ट्रिपल पॉइंट देर आर, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट पे हमारी जो लिक्विड की तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस कोएग्जिस्ट करती हैं। तो इसका जो है यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती हैं ट्रिपल पॉइंट पर। अब मैं बता दूं आपको ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ये देखिए आप पीवी डायग्राम में, ठीक है। तो जब पीवी डायग्राम में आप देखते हो, ये प्रेशर की लाइन है, वॉल्यूम की, ठीक है। यहाँ पर जो है इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन, ये वाली जो लाइन है ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, ठीक है। इसके इधर ये होगा सॉलिड, सॉलिड होता है, इसके बाद यहाँ पे लिक्विड होता है, ये कंडीशन लिक्विड, ये वेपर की होती है, बीच में ये वेपर डोम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस लाइन पर जो बनता है ना, ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है। पीवी डायग्राम में ये एक लाइन होती है ट्रिपल पॉइंट, जबकि पीटी डायग्राम में ये एक पॉइंट होता है। पीटी डायग्राम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन होती है पीवी डायग्राम में, ठीक है। इस लाइन पे क्या होता है, यहाँ पर इधर से सॉलिड भी मिलता है, ठीक है, इधर से वेपर भी इस लाइन पर मिलता है, और ऊपर से लिक्विड भी इस लाइन पर मिलता है। तो तीनों इस लाइन पर कोएग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल पॉइंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इस पर इसी लाइन पर जो है ट्रिपल पॉइंट लाइन पर हमारी तीनों स्टेज जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द मोस्ट एफिशिएंट थर्मोडायनेमिक साइकिल, सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन सी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। ये होती है रिवर्स कार्नोट साइकिल, जो है हमारी सबसे ज्यादा एफिशिएंट थर्मोडायनेमिक साइकिल है, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होते हैं, दो होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और दो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ, जिससे आप सभी साइकिल के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद करना है JAK, ठीक है। उसके नीचे आपको लिखना है PR, PR हो गया ये J के लिए, ठीक है। PR फिर VR,
वी आर लिखोगे आप ए के नीचे वी आर, और फिर यहाँ पे लिखोगे टी आर, ठीक है। अब जे से मतलब होता है जूल साइकिल, तो जूल साइकिल में आपके कौन से प्रोसेस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा पी आर, पी मतलब दो, तो सब में इसमें क्या होगा, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं और दो आर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो जूल साइकिल में आप समझ गए, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक। बात करते हैं ए से, ऑटो साइकिल में। ऑटो साइकिल में कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था वी आर, मतलब दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं ऑटो साइकिल में। बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल के नीचे लिखा था मैंने टी आर, टी आर का मतलब है दो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होते हैं और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो आप इस फॉर्मूले से अपने सारे जो तीन साइकिल मेनली यहाँ पूछ जाती हैं, इन तीनों के बारे में पता कर सकते हैं किस में कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कार्नोट पूछा है, तो रिवर्सिबल कार्नोट हो या कार्नोट हो, तो हमारे प्रोसेस तो वही होंगे उसमें। तो कार्नोट में हमारे कौन से होंगे, आइसोथर्मल एंड दो आइसोथर्मल और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, एनएमआरसी और यूपी जल निगम के जेई वगैरह में आया हुआ है, सीजी जेई में 2008 में इन सब में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने बताया हीट और वर्क तो मेनली सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बाकी सभी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर, ये सभी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऊपर जो पहला ऑप्शन है हीट, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल आर। तो स्टर्लिंग और एरिक्सन साइकिल हमारी कैसी हैं, ये रिवर्सिबल साइकिल है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल साइकिल में अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसका भी मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये है आर ई एस के, ठीक है, आर ई एस के, आर से मतलब, ठीक है, रैंकाइन साइकिल, ई से होता है एरिक्सन साइकिल, एस से होता है स्टर्लिंग और के से होता है कार्नोट साइकिल, ठीक है। फिर से देखो, आर से रैंकाइन, ई से एरिक्सन, स्टर्लिंग और कार्नोट, ये चारों जो साइकिल हैं ये मेनली हमारी रिवर्सिबल साइकिल होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है आर ई एस के रेस्क, आर ई एस के रेस्क, रेस्क जो है हमारी रिवर्सिबल साइकिल हैं। आर से रैंकाइन, ई से एरिक्सन, एस से स्टर्लिंग, के से कार्नोट, लिख लो इन्हें, इंपॉर्टेंट है ये सारी। तो इस ऑप्शन में हमारी 55 में पूछा है कि कौन सी यहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल है, स्टर्लिंग और एरिक्सन को पूछा है, तो दोनों ही हमारी रिवर्सिबल साइकिल हो जाएंगी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम की कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो हमारी क्वांटिटी या मास चेंज होने पर प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, अगर हम क्वांटिटी चेंज करते हैं तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, एंट्रोपी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है वो चेंज नहीं होगी, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद करने के लिए, वो बताया था मैंने, वी ई एस यू के भी आप ऐड करो, वी से वॉल्यूम, ई से इंटरनल एनर्जी, एस से जो है एंट्रोपी, यू से एंथैल्पी और के से काइनेटिक एनर्जी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। आपके एग्जाम में इन पांच से अलग कोई सा भी नहीं आएगा, ज़्यादातर यही पूछता है पांच, ठीक है। वी, सॉरी वो स्क्रीन ऑफ हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारी पांच जो पूछता है मेनली, वी ई एस यू के, ठीक है, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी यही एग्जाम में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आइदर मास नोर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम इट इज देन कॉल्ड, ठीक है। तो ना तो हमारा मास ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की बाउंड्री से, ना तो हमारा मास ट्रांसफर हो रहा है ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक में वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ये आपको पता होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम में हीट, उस एनर्जी और मास, ठीक है, ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में किसी का ट्रांसफर नहीं होता है, ना मास का ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो तीनों सिस्टम याद रखें। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। तो मैंने बता चुका हूँ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी या फिर आप कहो पॉइंट फंक्शन एक ही बात होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हीट और वर्क होता है वो हमारी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी जो है प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये सभी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है और ये पॉइंट फंक्शन भी है, क्योंकि थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ही पॉइंट फंक्शन होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ क्वांटिटी, ठीक है। तो पाथ फंक्शन क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे, वो होगा आपका वर्क डन। वर्क डन और हीट मेनली ये दोनों ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछ जाते हैं, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। वर्क और हीट को आप छोड़ दें, बाकी सभी आपके पॉइंट फंक्शन होते हैं जो पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। वर्क और हीट ऐसे पाथ फंक्शन हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन को हम इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, और ये पाथ हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हमने पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ टू सिस्टम आर सेम देन दे आर सेड टू बी इन व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब केमिकल पोटेंशियल दो सिस्टम के सेम हो जाते हैं तो हम उसे डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम इज, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम वो होते हैं, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे पहले तो करेक्ट हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको हेट्रोजीनियस सिस्टम और एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम को आपको याद रखने हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें जब दो मिश्रण हमारे मिलते हैं और मिलने के बाद वो सेम समान अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि आप चीनी और पानी को अगर घोलते हैं, ठीक है, तो चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाती है और उसके बाद चीनी भी आपकी लिक्विड की फॉर्म में बन जाती है, एक ही अवस्था में आ जाते हैं दोनों, तो उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जिसमें वो बोलता है कि जब दो मिश्रण मिलते हैं आपस में और वो अलग अलग स्टेज में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने आइस घोल दिया, घोला नहीं है मतलब वो मिक्सचर है आइस, वाटर और स्टीम का, ठीक है। तो वो अलग अलग स्टेज में है, अभी घुले नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम का एक एग्जांपल हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैनिफेस्टो व्हेन, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक क्लोज सिस्टम किसे बोलते हैं, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं जिस सिस्टम में हमारा मतलब मास का ट्रांसफर ना हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, ऐसे सिस्टम को क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मटेरियल नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर डज अकर अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी का हो जाता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओपन और आइसोलेटेड के लिए मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। ओपन में हमारा ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी ट्रांसफर दोनों का होता है और आइसोलेटेड में ना मास का ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है आप बता सकते हैं, जो क्वांटिटी चेंज होने के साथ में जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो एक्सटेंसिव होती है और जो नहीं होती है वो इंटेंसिव होती हैं। इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, ठीक है, जो फॉर्मूला है VESUK, ठीक है। वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी को छोड़कर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी हैं वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, बाकी सभी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो आप इसमें देखिए एग्जांपल में वॉल्यूम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी एक्सटेंसिव, ठीक है। एक ही बचा कंपोजिशन, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और हमारा टारगेट है कि लगभग हम 10,000 क्वेश्चन की सीरीज लगातार इसी तरह डालते रहें। तो आप भी इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली हम लगभग यहाँ पे 30 के आसपास हम क्वेश्चन डालते हैं जिन्हें मैं पूरा डिस्क्राइब करता हूँ जिससे कि आप उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। थैंक यू।